देखिएगा दिष्टकरण के अंतर्गत हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर अपन ने पढ़ लिया था, यानी अर्ध तरंग दिष्टकरण और पूर्ण तरंग दिष्टकरण अपन ने जान लिया था। उसके बाद इन दोनों में तुलना भी कर ली थी, लेकिन फिर भी अपन एक चीज देखी कि जो अर्ध तरंग दिष्टकरण था उसमें केवल आधी तरंग का ही दिष्टकरण हो पा रहा था, लेकिन पूर्ण तरंग में पूरी तरंग का दिष्टकरण तो हो रहा था, परंतु उसमें मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ रही थी, जो कि एक महंगा ट्रांसफार्मर है। इसके लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर, यही कह सकते हैं सेतु दिष्टकारी का अब उपयोग किया जाता है, जो भी एक तरह का पूर्ण तरंग क्या है, दिष्टकारी है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है सेतु दिष्टकारी, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर। सेतु दिष्टकारी, या इसे आप कह सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए सेतु दिष्टकारी या ब्रिज रेक्टिफायर होता क्या है, आप लोगों ने व्हीट स्टोन सेतु आपने पढ़ाई है। व्हीट स्टोन सेतु में आप क्या देखते हैं कि 4 प्रतिरोध, एक चतुर्भुज की एक इस तरह से व्यवस्था होती है जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। और वो 4 प्रतिरोध थे PQRS, यानी इस प्रकार से। याद कीजिएगा, इस तरह से एक व्यवस्था थी, A, B, C और ये D। यहाँ ये बैटरी से आपने इसको जोड़ा हुआ था, ये कुंजी थी, ये बैटरी भी थी। ध्यान दीजिए ये P, ये Q, R और ये S, ये 4 प्रतिरोधों की इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, यही क्या था, व्हीट स्टोन सेतु था, जहां इसके साथ एक कुंजी K2 और एक गैल्वेनोमीटर संयोजित होता था। ये व्हीट स्टोन सेतु है, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से PQRS, ध्यान रहे PQRS, यहां पर जो S अज्ञात प्रतिरोध था, ठीक उसी प्रकार से 4 डायोडों को भी अपन सेतु के रूप में काम में लेते हैं और उसे ही कहते हैं सेतु दिष्टकारी। यानी कि सेतु दिष्टकारी है क्या, वो अपन डिफाइन कर सकते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकरण में मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर, या जिसे कह सकते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता के कारण इसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसीलिए किसका उपयोग किया जाता है, सेतु दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। तो पहले अपन इसे डिफाइन कर लें कि पूर्ण तरंग दिष्टकरण, पूर्ण तरंग दिष्टकरण में मध्य निष्कासी दिष्टकरण में मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर, पूर्ण तरंग दिष्टकरण में मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर, या इसे आप कह सकते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता के कारण, मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता के कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है, के कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है, के कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है। अतः पूर्ण तरंग दिष्टकरण हेतु, पूर्ण तरंग दिष्टकरण हेतु व्हीट स्टोन सेतु के,
व्हीट स्टोन ब्रिज, WSB शॉर्ट में कह दीजिए, व्हीट स्टोन सेतु के 4 प्रतिरोधों, सेतु के 4 प्रतिरोधों जो कि अपन ये लिख दिए हैं PQRS, व्हीट स्टोन सेतु के 4 प्रतिरोधों PQRS, PQRS के स्थान पर 4 डायोड, के स्थान पर 4 डायोड, के स्थान पर 4 डायोड क्रमशः है, इनके नाम दे दीजिएगा D1, D2, D3 व D4। एक लोड प्रतिरोध, एक लोड प्रतिरोध RL वे ट्रांसफार्मर के साथ एक लोड प्रतिरोध वे ट्रांसफार्मर के साथ जोड़े जाते हैं, के साथ जोड़े जाते हैं, जिसे सेतु दिष्टकारी कहते हैं, जिसे सेतु दिष्टकारी यानी ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ये लीजिए, यहां अपन ने इसकी एक डेफिनेशन दे दी है सिंपल, कि पूर्ण तरंग दिष्टकरण में मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता के कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है। अतः पूर्ण तरंग दिष्टकरण हेतु व्हीट स्टोन सेतु के 4 प्रतिरोधक PQRS के स्थान पर 4 डायोड क्रमशः D1, D2, D3 व D4 एक लोड प्रतिरोध RL वे ट्रांसफार्मर के साथ जोड़े जाते हैं, जिसे सेतु दिष्टकारी कहते हैं। यानी इसकी कार्यविधि ठीक उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से अपन इसे काम में लेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे के ऐसे। अब देखिएगा, अब अपन इसमें देखें कि अपन इसकी बनावट या इसकी कार्यविधि की बात करें तो इसमें किस प्रकार से क्या है। तो देखिए, बनावट का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं, जो आपके इसमें डायग्राम अपन बना रहे हैं उस डायग्राम के बेस पर आप इसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। यहां ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है जिससे कि प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा गया है। ये इसकी पटलित क्रोड, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, यानी ये तो है इसकी प्राइमरी कॉइल और ये है इसकी सेकेंडरी कॉइल। ये इसका सिरा A है और ये सिरा इसका B है। अब यहाँ सिरे A और B के बीच में 4 डायोडों को व्हीट स्टोन सेतु की भांति अपन जो है जोड़ देंगे। जिस प्रकार से व्हीट स्टोन सेतु में जुड़े हुए हैं ठीक उसी प्रकार से इनको जोड़ देंगे चारों को, यानी कि PQRS के स्थान पर D1, D2, D3 और D4 जो डायोड है वो यहाँ पर क्या होंगे, प्रयुक्त हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से अपन इसे काम में लेंगे। देखो, एक डायोड तो अपन यो ले लेते हैं, एक डायोड तो अपने पास ये रहा, एक डायोड यहां फिर इस प्रकार से आप ले लीजिएगा, ये लीजिए। तो अपने 2 डायोड तो जोड़ लिए हैं। फिर देखिएगा, अब फिर अपन इसके बाद एक डायोड ये ले लीजिए आप, यहां इस डायोड को इस प्रकार से, फिर एक डायोड और आपको ऐड करना है, वो आप इस सीक्वेंस में यहां ले दीजिएगा। देखिएगा, अब इनका आप नाम दे दीजिए PQRS के अनुसार। गौर कीजिएगा, यहां आपके पास P
PQRS ये सीक्वेंस था, तो P की जगह यहाँ क्या लिखा जाएगा D1, फिर यहाँ Q था, तो ये डायोड का नाम दे दीजिएगा आप D2, और ये हो जाएगा D3 और ये हो जाएगा D4। 4 डायोड आपने ले लिए हैं, ये D1 D2 D4। फिर देखिएगा यहां पर इनके साथ एक लोड प्रतिरोध को अपन काम में लेंगे। ये एक लोड प्रतिरोध RL हो गया है, जिसके सिरे पर निर्गत वोल्टता V0 को प्राप्त किया जाएगा। ये निर्गत वोल्टता V0 हो गया। यहां इस तरह से अपन 4 डायोड को जोड़ दिया है, ये X और ये Y। अब देखिएगा ये केवल अपन को एक डायग्राम ही याद रखना है, इस डायग्राम से ही कंप्लीट सारी वर्किंग अपन इसकी कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा, आप समझिएगा, अगर प्रथम अर्धचक्र की बात करें, अपन कार्यविधि की बात कर रहे हैं, प्रथम अर्धचक्र के अंदर सिरा A पॉजिटिव होगा तो सिरा B कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि प्रथम अर्धचक्र में अपन इस प्रकार से देखो, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये है VI और ये है समय t के साथ, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए, गौर कीजिएगा, प्रथम अर्धचक्र में अगर अपन बात करें इसमें, तो आप क्या पाएंगे कि प्रथम अर्धचक्र के अंतर्गत A प्लस है, यानी कि करंट का फ्लो अगर यहां से देखें तो आप देखेंगे कि डायोड D2 है वो तो अग्रमणति में होगा, लेकिन डायोड D1 क्या होगा, पश्चमणति में। D2 अग्रमणति में है, फिर इसके बाद फिर ये D3 अग्रमणति में, यानी प्रथम अर्धचक्र के अंदर धारा के अंदर D2 और D3 धारा चालन में भाग लेंगे। लेकिन अगले अर्धचक्र की बात करें तो ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या देखेंगे कि ये सिरा अगर पॉजिटिव है तो D4 और D1 ये अग्रवनति में आ जाएंगे, और D2 और D3 ये पश्चवनति में आ जाएंगे, यानी धारा चालन नहीं होने देंगे, यानी धारा चालन में भाग लेंगे D1 और D4। ये 2 डायोड अपने पास काम आएंगे। तो अब देखो, प्रथम अर्धचक्र की बात करें आप, प्रथम अर्धचक्र में, तो प्रथम अर्धचक्र में अपन को जो वोल्टता प्राप्त होगी वो होगी इस डायरेक्शन में धारा आएगी, यानी कि इसमें आपके पास काम आएंगे डायोड D2 और D3। D2 और D3 D2 और D3। और अगर अपन बात करें अगले अर्धचक्र की, तो उस अगले अर्धचक्र के अंदर जो डायोड अपने पास काम आएंगे वो डायोड होंगे अपने पास, अब जो काम आएंगे वो है D4 और D1। D4 D1 D4 D1। और फाइनली अगर अपन देखें तो पूरे एक साथ जो अपन को प्राप्त होगी, यानी कि जो निर्गत वोल्टता जो होगी वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। अब आपको फाइनली इस प्रकार से, यानी कि D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 D1, ये सीक्वेंस अपने पास आएगा। ये हो गया यहाँ पर द्वितीय अर्धचक्र। तो एक बार इसको अपन लिख लें, तो अब अपन सीधा इसकी कार्यविधि को लिख लें, क्योंकि इसके डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आराम से डायग्राम से हो रहा है। तो देखो कार्यविधि, अब अपन बात करें प्रथम अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, प्रथम अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली
प्रथम अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए, द्वितीयक कुंडली का सिरा ए धनात्मक और सिरा बी, सिरा ए धनात्मक वे सिरा बी ऋणात्मक। प्रथम अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक वे सिरा बी ऋणात्मक होगा। यानी प्रथम अर्धचक्र में यहां ये प्लस होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा, जिससे आप देखेंगे ये डायोड तो पश्च अवनति में होगा, ये किस में हो गया, अग्र में हो गया। इसी तरह से ये पश्च में हो गया, ये किस में हो गया, अग्र में हो गया। तो यही अपन ने लिख दिया है, प्रथम अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक व सिरा बी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, जिससे डायोड D2 व D3, जिससे डायोड D2 व D3 अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायस में होंगे, अग्र अभिनति में होंगे। वे डायोड D1 व D4, वे डायोड D1 व D4 पश्च अभिनति में होंगे, या इसे आप कह सकते हैं उत्क्रम, पश्च अभिनति यानी रिवर्स बायस में होंगे। तो ध्यान रहे कि ये तो अग्रअभिनति में होंगे दोनों, और ये दोनों किस में होंगे, पश्च अभिनति में होंगे, जिससे डायोड D2 और D3 तो धारा का चालन होने देंगे, लेकिन D1 और D4 धारा का चालन नहीं होने देंगे। तो यही लीजिए, जिससे डायोड D2 व D3, जिससे डायोड D2 व D3 धारा का चालन होने देंगे, धारा का चालन होने देंगे, परंतु D1 व D4 नहीं, परंतु D1 व D4 नहीं। इसलिए जो धारा की दिशा है, तो देखो अतः धारा की दिशा, अगर अपन धारा की दिशा की बात करें तो वो निम्न होगी। देखिए कैसे, यहां अगर अपन ए सिरे से इसे शुरू करते हैं, ये जैसे सिरा ए है, सिरे ए पर ये प्लस है, सिरे ए के बाद धारा किस में आएगी, डायोड D2 के अंदर आएगी। यानी कि यहां पर आप ले लीजिए डायोड D2 को, ये डायोड D2 है, D2 के बाद फिर आगे आप आइए यूं, तो अब आप यूं आएंगे, ये X है, ये लोड प्रतिरोध RL पर आ गए हैं आप, ये सिरा Y लोड प्रतिरोध RL, और यही निर्गत वोल्टा V0 को क्या करेंगे अपन, प्राप्त करेंगे। फिर देखो XY के बाद फिर ये आएगा D3 पर, यहां इस तरह से आप देखिएगा D3, और फिर ये D3 से फिर यूं इस प्रकार से, ये लीजिए, ये आ जाएगा सिरा B, जो कि कैसा है, नेगेटिव है। यहां अपने पास इस तरह से इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह का होगा, ये पथ होगा इसका। ये डायरेक्शन आप बना लीजिए, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इसमें एक बार फिर से इसको जानते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।
तो देखिए आपने क्या नोट किया है, सेतु दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकरण में मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता के कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है। अतः पूर्ण तरंग दिष्टकरण हेतु व्हीटस्टोन सेतु के 4 प्रतिरोधों के स्थान पर 4 डायोड D1, D2, D3 और D4 एक लोड प्रतिरोध RL और ट्रांसफार्मर के साथ जोड़े जाते हैं, जिसे सेतु दिष्टकारी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, कार्यविधि, प्रथम अर्धचक्र में जब प्रथम अर्धचक्र चल रहा है यानी इस तरह से धारा चल रही है, प्रथम अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक और सिरा बी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, जिससे डायोड D2 और D3 तो अग्र अवनति में होंगे और डायोड D1 और D4 पश्च अभिनति में होंगे, जिससे डायोड D2 और D3 धारा का चलन नहीं होने देंगे, परंतु D1 और D4 धारा का चालन होने देंगे, परंतु D1 व D4 नहीं। अतः धारा की दिशा निम्न प्रकार से, ये धारा की दिशा अपने पास बन के आएगी। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन देखो नेक्स्ट इसके अंदर बातें करें कि अगर अगले अर्धचक्र की अपन बात करें कि अगले अर्धचक्र के अंदर क्या होगा, ए नेगेटिव हो जाएगा तो बी कैसा हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिएगा अब अपन बात करते हैं इसकी अगले अर्धचक्र की। अगले अर्धचक्र में सिरा ए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो सिरा बी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यूं कह सकते हैं अगले अर्धचक्र में सिरा ए ऋणात्मक, सिरा ए ऋणात्मक वे सिरा बी धनात्मक, सिरा ए ऋणात्मक व सिरा बी धनात्मक होगा, जिससे अब आप इसमें गौर कीजिएगा, अगर ऐसा है तो डायोड D4 और D1 तो अग्र अवनति में होंगे और जबकि D2 और D3 क्या होंगे, पश्च अवनति में हो जाएंगे, जिससे डायोड D4 व D1, जिससे डायोड D4 वे D1 अग्र अभिनति में, जिससे डायोड D1 व D4 अग्र अभिनति में, वे डायोड एवं डायोड D2 व D3 पश्च अभिनति में, पश्च अभिनति में होंगे। डायोड D2 व D3 किस में होंगे, पश्च अभिनति में होंगे। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में अपन क्या देखेंगे कि डायोड D2 और D3 धारा में भाग नहीं लेंगे, फलस्वरूप डायोड D2 वे D3 धारा प्रवाह में भाग नहीं लेंगे, धारा प्रवाह में किसी तरह का कोई भाग नहीं लेंगे। और डायोड D4 व D4 और डायोड D4 व D1 में धारा चालन निम्न प्रकार का होगा, और डायोड D4 वे D1 से धारा चालन निम्न प्रकार का होगा। अब देखिएगा किस तरह से होगा, इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। यहां से अपन स्टार्ट करेंगे आपकी बात। अगर यहां से अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो देखिए बी सिरा, ये इसका बी सिरा है, तो बी सिरा कैसा है आपकी बार, पॉजिटिव है। यहाँ बी सिरे से फिर ये करंट जा रही है आपके पास यहाँ इस डायरेक्शन में, और ये पहले जो डायोड आ रहा है ये लीजिए, ये डायोड है D4। D4 के बाद फिर यहाँ आप देखेंगे
ये सिरा x आ गया है, x के बाद फिर ये लोड प्रतिरोध आ जाएगा RL, लोड प्रतिरोध के बाद ये आ गया आपके पास y है, सिरा y। अब आप सिरे y के बाद फिर यहाँ इधर जो डायोड आ रहा है वो है डायोड D1, ये है डायोड D1, ये डायोड D1 आ गया है और ये करंट का फ्लो हो जाएगा ये इस तरह से, ये ए सिरा आ जाएगा माइनस, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा, ये लो। इनके बीच में विभवांतर का अपन मापन कर ही लेंगे, निर्गत वोल्टता इनके बीच में तो आएगी अपन को जो प्राप्त होगी। चाहे तो आप नहीं भी बनाएं, इसे कोई आवश्यकता भी नहीं है, रहने दें, क्योंकि अपन तो केवल करंट फ्लो को शो कर रहे हैं कि करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये दो अपने पास करंट फ्लो के क्या आगे है, डायरेक्शन आगे, ये आपके पास क्लियर हो गए होंगे। अब आप देखो इसको, यहाँ अपन ने क्या देखा है कि इस तरह से अपने पास ये धारा की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। यहाँ अपन ने क्या देख लिया कि धारा का प्रवाह इस प्रकार है। तो इसमें दोनों ही चक्रों में एक बात स्पष्ट है, प्रथम अर्धचक्र और उससे अगला अर्धचक्र है, दोनों में स्पष्ट है कि धारा की दिशा हर बार क्या है, x से y। देखो इसमें भी x से y डायरेक्शन में ही है और इसमें भी धारा की प्रवाह क्या है, x से y डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि, इसके बाद अतः स्पष्ट है कि, देखो क्या स्पष्ट हो रहा है वो चीज देखिएगा। लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत विभव, लोड प्रतिरोध RL पर, लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत विभव, पर निर्गत विभव धनात्मक व ऋणात्मक दोनों चक्रों के दौरान, पर निर्गत विभव धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों चक्रों के दौरान, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों चक्रों के दौरान प्राप्त होता है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों चक्रों के दौरान प्राप्त होता है और दोनों अर्धचक्रों में, और दोनों अर्धचक्रों में लोड प्रतिरोध में धारा की दिशा, और दोनों अर्धचक्रों में लोड प्रतिरोध RL में धारा की दिशा सदैव कहाँ है, x से y, जिसे अपन कह सकते हैं समान, धारा की दिशा समान x से y डायरेक्शन रहती है। यानी कि धारा का क्या कर दिया है इसने, निर्दिष्टकरण कर दिया है। इसलिए, और एक ब्रिज के रूप में है, ये सेतु के रूप में है, इसलिए इसे सेतु दिष्टकारी कहते हैं। इसलिए इसे सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा गया। इसलिए इसे सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी कि ब्रिज। देखिए इसको एक बार अपन साफ कर लें, क्योंकि इसको फिर से बना देंगे अभी। इसलिए इसे सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर कहा गया।
इसलिए इसे सेतुदिष्टकारी पूर्ण तरंग यानी कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर कहा गया। अब देखिएगा, अब आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है, डायग्राम आपको याद है ये। अब मैं ज़रा इस ग्राफ को जो अभी अपन ने बनाया था उसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से अपन को धारा की प्राप्ति हो रही है। एक बार इसे नोट कीजिए आप, एज इट ऐसे कैसे। देखिएगा, यहाँ जो ग्राफ बनाया हुआ था उसी ग्राफ को मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ किस प्रकार से। यहाँ ये तो है निवेशी संकेत जो कि इस प्रकार से चल रहा है। देखिए, ये इसका प्रथम अर्धचक्र प्लस में, फिर अगला माइनस में, फिर प्लस और फिर ये माइनस, इस प्रकार से चल रहा है। समय t के साथ अपन इसका ग्राफ ले रहे हैं। प्रथम अर्धचक्र में आपने देखा था कि जो डायोड है D2 और D3 उनसे ही धारा अपन को क्या हो रही है, प्राप्त हो रही थी। तो यहां आप लिख दीजिएगा प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र में आपको जो वोल्टता प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है डायोड D2 और D3 से। फिर उससे अगले अर्ध चक्र में अगर बात करें, देखिए ये तो प्रथम अर्ध चक्र की बात थी। फिर बात करें अगले अर्ध चक्र में, अगले अर्ध चक्र में आपको जो धारा की प्राप्ति हो रही थी वो प्राप्ति हो रही थी डायोड D4 और D1 से। तो इसी तरह से यहाँ पर फिर से ये D2 D3 और यहाँ ये आ जाएगा D4 और D1। लेकिन फाइनली जो निर्गत वोल्टता है वो आपको पता है कि जो लोड प्रतिरोध है उसमें तो धारा वन डायरेक्शन ही है। कौन सी डायरेक्शन, एक्स से वाई दिशा के अंदर ही प्रवाहित हो रही है। और अगर एक्स से वाई डायरेक्शन में अगर करंट आ रहा है तो इसलिए परिणामी अपन में निर्गत वोल्टता की अगर बात करूं तो इन दोनों को आप मिक्स कर दीजिएगा, ये अपन को प्राप्त होगी, यानी कि D2 D3 D4 D1 D2 D3 फिर है D4 D1 समय t के साथ, ये इस तरह से। तो यहाँ अपन ने सेतुदिष्टकारी को जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब अपन इसमें देखेंगे कि सेतुदिष्टकारी की क्या तो एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसके लाभ है, क्या इसकी हानि है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।